हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम बिग ऑडियो में। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है, तो फिर बिना देर किए सीधे शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसे दुनिया मिसाई मैन ऑफ इंडिया कहती है और जिसे करोड़ों लोग पीपल्स प्रेसिडेंट मानते हैं। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी गरीबी से शुरू की, लेकिन सपनों की ताकत और मेहनत से आसमान को छू लिया। विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जो हमें बताता है कि किस तरह एक छोटे से गांव में पैदा हुआ लड़का बिना रिसोर्सेज, बिना लग्जरीज, सिर्फ अपनी मेहनत और विजन से भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च में दुनिया के सबसे आगे खड़ा कर देता है। ये किताब 4 हिस्सों में बंटी है और हर हिस्सा हमें एक नई सीख देता है। कैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलना है, कैसे फेलियर से सीख कर आगे बढ़ना है और कैसे अपने सपनों को एक्शंस में बदलना है। तो चलो शुरू करते हैं। एक ऐसा सफर जो दिखावटी नहीं है बल्कि बिल्कुल असली है, आपकी और मेरी जिंदगी जैसा। ये सफर आपको ये एहसास दिलाएगा कि बड़े सपने देखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है हर रोज उन सपनों की तरफ छोटे छोटे कदम उठाना। यहाँ हम बात करेंगे असफलताओं की भी, क्योंकि असफलता से डरना नहीं, उसे समझना और उसे सीखना ही आगे बढ़ने का असली रास्ता है। आपको मिलेंगे ऐसे तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपने सपनों को धीरे धीरे सच कर पाएंगे। तो अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो मेरे साथ इस सफर पर चलिए, क्योंकि शायद यही आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चैप्टर 1, चाइल्डहुड। दोस्तों, किसी भी इंसान का बचपन उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन बहुत साधारण था, लेकिन उसी साधारण जिंदगी ने उन्हें असाधारण इंसान बनाया। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से द्वीप रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम एक धार्मिक और शांत कस्बा था, जहां मंदिरों की घंटियाओं और समुद्र की लहरें हर किसी की जिंदगी का हिस्सा थी। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाकर लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोडी और मंदिरों तक पहुंचाते थे। उनकी मां आशिम्मा घर को संभालती और अपने बच्चों को सादगी और ईमानदारी का पाठ पढ़ाती। पैसा बहुत कम था, लेकिन घर में हमेशा संस्कार और संतोष का माहौल रहता था। किताब में कलाम साहब बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें मेहनत करना पड़ा। सुबह 4 बजे उठना, नमाज पढ़ना और फिर अखबार बांटने निकल जाना, ये उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। उस वक्त उन्हें लगता नहीं था कि यह काम कितना बड़ा सबक सिखा रहा है, लेकिन आगे चलकर यही अनुशासन और मेहनत उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सोचिए दोस्तों, जिस बच्चे ने अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बांटे, वही बच्चा आगे चलकर भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने वाला नेता बना। यह बताता है कि छोटी शुरुआत कोई रुकावट नहीं है, अगर सपने बड़े हो और मेहनत ईमानदार। कलाम साहब का स्कूलिंग का दौर भी बेहद खास था। वो हमेशा कहते थे कि टीचर इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। उनके प्राथमिक स्कूल के विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने एक बार क्लास में पक्षियों की उड़ान समझाई थी। उस दिन से ही छोटे अब्दुल के मन में आसमान को छूने का सपना पैदा हुआ। लेकिन कलाम साहब को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि इंसानियत के सबक भी मिले। उनके दोस्त अलग अलग धर्मों और जातियों से थे, कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई मुस्लिम। वो सब एक दूसरे के त्योहार मनाते, एक दूसरे के घर जाते और कभी धर्म के नाम पर भेदभाव महसूस नहीं करते थे। यहीं से कलाम साहब के दिल में सद्भावना और धर्मनिरपेक्षता की जड़ें गहरी हो गई। बाद में जब वह राष्ट्रपति बने तो यही सोच उनके हर फैसले में दिखी कि इंसानियत सबसे ऊपर है। कलाम साहब अपने बचपन से ही 3 बातें सीख गए थे। 1, सादगी, ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ जरूरतें पूरी करना काफी है। 2, मेहनत, सुबह जल्दी उठना और पूरे दिन लगन से काम करना। 3, सपने देखना, छोटा कस्बा हो या बड़ी दुनिया, सपनों की कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों, कलाम साहब का बचपन हमें यह सिखाता है कि गरीबी कभी भी इंसान की उड़ान नहीं रोक सकती। अगर घर में संस्कार हो,
और इंसान अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखे तो वो किसी भी हालत से ऊपर उठ सकता है। चैप्टर 2, एजुकेशन एंड अर्ली इन्फ्लुएंसेस। हर बच्चा अपने बचपन में जिन लोगों से घिरा रहता है वही उसकी सोच और सपनों को दिशा देते हैं। अब्दुल कलाम के बचपन में भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उनके दिल में सीखने का जुनून और कुछ बड़ा करने की चाह जगाई। रामेश्वरम का छोटा सा स्कूल जहां लकड़ी की बेंचें थी और मिट्टी का फर्श, यहीं से कलाम साहब की शिक्षा की शुरुआत हुई। वो बहुत तेज विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन उनमें जानने और समझने की प्यास गजब की थी। हर सवाल का जवाब खोजते, हर चीज को ध्यान से देखते और सीखने की कोशिश करते। उनके पिता ने औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन वो कलाम साहब को हमेशा ये सिखाते थे, ईमानदारी से काम करो और कभी हार मत मानो। यानी घर से उन्हें संस्कार और अनुशासन मिला और स्कूल से मिला ज्ञान का स्वाद। किताब में कलाम साहब बताते हैं कि उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत उनके विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे। वो क्लास में पढ़ाते समय सिर्फ किताबें नहीं खोलते थे, बल्कि बच्चों के दिमाग में कल्पना की उड़ान भर देते थे। एक बार उन्होंने क्लास में पक्षियों की उड़ान पर लेक्चर दिया। उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि बच्चों को समुद्र किनारे ले गए, आसमान में उड़ते पक्षियों को दिखाया और समझाया कि विज्ञान प्रकृति से ही निकलता है। छोटे अब्दुल उस दिन मंत्रमुग्ध हो गए। यहीं से उनके दिल में पहली बार आसमान और उड़ान के सपने पैदा हुए। वो सोचने लगे कि अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। यानी कलाम साहब के करियर का बीज उनके टीचर ने बचपन में ही बो दिया था। रामेश्वरम की खासियत यह थी कि वहां धर्म और जाति का बंधन लोगों को अलग नहीं करता था, लेकिन समाज में कभी कभी भेदभाव दिखता भी था। एक बार कलाम साहब को उनकी जाति और धर्म की वजह से क्लास की पहली पंक्ति में बैठने से रोका गया। ये बात उनके शिक्षक अय्यर को बहुत बुरी लगी। उन्होंने उसी वक्त कहा, धर्म कभी शिक्षा में बाधा नहीं बन सकता, और अगले ही दिन उन्होंने कलाम को अपने घर बुलाया, अपने बच्चों के साथ बिठाकर खाना खिलाया। इस घटना ने कलाम साहब के मन में समानता और इंसानियत का बीज और गहरा बो दिया। यही कारण था कि आगे चलकर उन्होंने हमेशा कहा, पहले इंसान बनो, उसके बाद कुछ और। चैप्टर 3, हायर एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में इतने बड़े बड़े जीवन सीख मिलेंगे कि आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। बचपन और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम का अगला पड़ाव था कॉलेज की दुनिया। यह दौर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहीं से उनके सपनों को नई दिशा मिली। स्कूल खत्म होने के बाद कलाम साहब ने सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली में दाखिला लिया। शुरू में उन्होंने फिजिक्स चुना, क्योंकि उन्हें विज्ञान से हमेशा लगाव था। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि फिजिक्स पढ़कर वो सिर्फ शिक्षक या सामान्य वैज्ञानिक ही बन पाएंगे। उनके अंदर का जुनून कुछ और कह रहा था। उन्हें मशीनों, उड़ानों और तकनीक से प्यार था। उनके भीतर हमेशा ये सवाल गूंजता था, क्यों ना ऐसी तकनीक बनाऊं जो इंसानों को आकाश तक ले जाए। यही सोच उन्हें फिजिक्स से दूर और इंजीनियरिंग की ओर ले गई। कलाम सर का अगला पड़ाव था मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिट, चेन्नई। यहीं से उनके असली सपनों को पंख लगने शुरू हुए। मिट में दाखिला लेना आसान नहीं था। फीस बहुत ज्यादा थी और कलाम के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। उस वक्त उनके बड़े भाई और रिश्तेदारों ने मिलकर पैसे जुटाए ताकि वह पढ़ाई जारी रख सके। ये कलाम साहब के जीवन की एक बड़ी सीख थी। अगर आपका इरादा साफ है तो दुनिया खुद रास्ता बना देती है। मिट में कलाम साहब ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चुना। पहले ही साल में उन्हें एक छोटा सा विमान डिजाइन करने का प्रोजेक्ट मिला। टीचर ने कहा, इस मॉडल को बनाकर दिखाओ, वरना तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन जाएगी। कलाम साहब ने दिन रात मेहनत की। कभी कभी तो वह लैब में सो भी जाते थे। आखिरकार उन्होंने समय पर पूरा मॉडल तैयार कर दिया।
जब उन्होंने अपने शिक्षक को वह मॉडल दिखाया तो उनकी आंखों में चमक थी। यही पल कलाम साहब के लिए टर्निंग पॉइंट था। उन्हें महसूस हुआ कि मैं इसी रास्ते पर चलने के लिए पैदा हुआ हूं। मुझे आसमान छूना है, मुझे उड़ान बनानी है। मिट का अनुभव कलाम साहब को 3 बड़ी बातें सिखा गया। कड़ी मेहनत से असंभव भी संभव हो सकता है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अनुशासन जरूरी है। जब आप सच्चे मन से कोशिश करते हैं तो लोग मदद के लिए आगे आते हैं। सेंट जोसेफ्स कॉलेज और मिट की ये यात्रा अब्दुल कलाम को एक साधारण लड़के से वैज्ञानिक बनने की राह पर ले आई। अब उनका अगला पड़ाव था एक नौकरी, जहां से असली चुनौतियां और असली संघर्ष शुरू हुए। चैप्टर 4 फर्स्ट जॉब। जब किसी के पास बड़े सपने हो लेकिन रिसोर्सेज बहुत छोटे हो तो वो अपने करियर की शुरुआत कैसे करता है? एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी यही हुआ। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद कलाम साहब ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल बेंगलुरु में इंटर्नशिप की। यहीं पर उन्होंने एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल डिजाइन को प्रैक्टिकली सीखा। वो कहते थे, मिट ने मुझे सपना दिया लेकिन हाल ने मुझे उस सपने को छूने का आत्मविश्वास दिया। पढ़ाई खत्म होने के बाद कलाम साहब ने 2 जगह अप्लाई किया। पहला, इंडियन एयरफोर्स पायलट बनने के लिए। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में टेक्निकल पोजीशन के लिए। एयरफोर्स में उनका चयन नहीं हुआ। वो मेरिट लिस्ट में 9वें स्थान पर थे और सिर्फ 8 सीटें थी। यह उनके जीवन का पहला बड़ा झटका था। लेकिन यहीं उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सीख ली। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो इसका मतलब है कि आपके लिए कोई और बड़ा रास्ता खुलने वाला है। इंडियन एयरफोर्स में रिजेक्शन के बाद भी कलाम साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने डिफेंस रिसर्च में काम शुरू किया। यहीं से उनका सफर इसरो और डीआरडीओ की ओर मुड़ा, जहां उन्होंने भारत को अंतरिक्ष और मिसाइल तकनीक में आगे बढ़ाया। यहां उन्होंने 3 बड़े लेसन सीखे। फेलियर्स परमानेंट नहीं होते, वो बस दिशा बदलते हैं। इसलिए हताश मत हो। सपनों को पंख देने के लिए फील्ड एक्सपीरियंस जरूरी है, सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। कभी भी एक रिजेक्शन को अपनी पहचान मत बनने दो। अगर एक जगह से रिजेक्शन मिलता है तो दूसरे जगह हो सकता है रास्ता खुला हो। कलाम साहब के जीवन का पहला बड़ा झटका था एयरफोर्स में रिजेक्शन। वो सपना जो उन्होंने बचपन से संजोया था, मानो एक पल में चकनाचूर हो गया। लेकिन किस्मत के पास उनके लिए एक और बड़ी उड़ान तैयार थी। अगर वह पायलट बन जाते तो उनकी उड़ान सिर्फ आसमान तक सीमित रहती, पर जब वह असफल हुए तभी किस्मत ने उन्हें जमीन से जोड़कर विज्ञान, शोध और राष्ट्र निर्माण की उस राह पर धकेल दिया जहां से उनकी उड़ान असीमित हो गई। उस रिजेक्शन ने उन्हें हारा नहीं दिया बल्कि दिशा दी, और वही दिशा उन्हें भारत का मिसाइल मैन बना गई। सोचिए, अगर उस दिन कलाम साहब का चयन हो गया होता तो शायद भारत के पास ना तो अग्नि जैसी ताकत होती, ना पृथ्वी जैसा आत्मविश्वास, और शायद करोड़ों युवाओं को उनका सपना देखने वाला प्रेरणा स्रोत कभी ना मिलता। असल में जो ठोकर उन्हें तोड़ सकती थी वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और यही हमें सिखाती है कि रिजेक्शन अंत नहीं है बल्कि नए और बड़े अध्याय की शुरुआत है। चैप्टर 5 इसरो और एसएलवी 3। 1969 में एक युवा वैज्ञानिक को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर किया गया। वो वैज्ञानिक थे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम। वो जगह बहुत साधारण थी। कोई मॉडर्न लैबोरेटरी नहीं, कोई हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। रॉकेट बनाने की तैयारी एक पुराने चर्च बिल्डिंग में होती थी और टेस्टिंग एक बीच के किनारे। लेकिन कलाम साहब और उनकी टीम के सपने साधारण नहीं थे। उनका विश था भारत को अपना खुद का उपग्रह प्रक्षेपण यान, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी देना। उस दौर में स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका, रूस जैसे बड़े देशों के पास थी। भारत गरीबी और बुनियादी चुनौतियों से जूझ रहा था। लोग पूछते, क्या हमें रॉकेट बनाने की जरूरत है? लेकिन कलाम साहब कहते थे,
स्पेस टेक्नोलॉजी गरीबों की समस्या हल करने में मदद करेगी। कम्युनिकेशन, वेदर, एग्रीकल्चर सब बदल जाएगा। SLV-3 का मिशन आसान नहीं था। संसाधन कम, अनुभव सीमित, लेकिन टीम का जुनून बढ़ा। कभी लोग लैब में सो जाते, कभी टेस्टिंग साइट पर खाना भी भूल जाते। कलाम साहब खुद ब्लूप्रिंट लेकर घंटों कैलकुलेशंस करते, हर नट बोल्ट की जांच करते। उनकी लीडरशिप अलग थी। वह सिर्फ निर्देश नहीं देते थे, बल्कि अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते थे। 1980 के शुरुआती दौर में SLV-3 को लॉन्च करने की कोशिश हुई। पूरा देश देख रहा था, लेकिन लॉन्च असफल रहा। रॉकेट समुद्र में गिर गया। उस दिन कलाम साहब टूट गए थे। उन्होंने खुद को टीम की असफलता का कारण माना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, फेलियर इज माइंड, सक्सेस विल बिलोंग टू माई टीम। यह वाक्य उनकी लीडरशिप फिलॉसफी का हिस्सा बन गया। लेकिन असफलता ने उन्हें रोका नहीं। टीम ने दोबारा मेहनत की। कई रातें बिना नींद गुजरी। कई बार सब कुछ शून्य से फिर से बनाया गया और आखिरकार 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया। यह भारत का पहला इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। पूरा देश झूम उठा। कलाम साहब के चेहरे पर संतोष था, लेकिन उन्होंने कहा, यह मेरी जीत नहीं, यह मेरी टीम और भारत की जीत है। असफलता किसी मिशन का अंत नहीं, बल्कि नए प्रयास की शुरुआत है। सच्चा लीडर वही है जो फेलियर अपनी झोली में ले और सक्सेस टीम को दे। बड़े सपने तभी पूरे होते हैं जब उनमें देश का भला छुपा हो। SLV-3 की सफलता ने कलाम साहब को भारत का रॉकेट मैन बना दिया, लेकिन असली सफर तो अभी बाकी था। चैप्टर 6, मिसाइल डेवलपमेंट, अग्नि और पृथ्वी। SLV-3 की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष में पहचान दिलाई, लेकिन 1980 के दशक में एक और चुनौती सामने आई। भारत को अपनी मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी विकसित करनी थी। इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया नाम था डॉ. APJ अब्दुल कलाम। 1983 दिल्ली, रक्षा मंत्रालय की बैठक में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और रक्षा वैज्ञानिक एक साथ बैठे थे। भारत के पास आधुनिक मिसाइलें नहीं थी, जबकि पड़ोसी देशों के पास हथियारों का भंडार था। तभी कलाम साहब ने एक बोल्ड प्रपोजल रखा, हमें एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, जिसमें हम खुद अपनी मिसाइलें बनाएं, शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक। प्रधानमंत्री ने उनकी आंखों में चमक देखी और कहा, कृपया इस विश को आगे बढ़ाइए। इस प्रोग्राम का पहला बच्चा था पृथ्वी मिसाइल, एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो 150 से 250 किमी तक वार कर सकती थी। पृथ्वी भारत की पहली इंडिजिनस मिसाइल थी। टेस्टिंग के दौरान कई बार एरर्स आए, गाइडेंस सिस्टम फेल हुआ, फ्यूल मिक्सचर सही काम नहीं किया, लेकिन कलाम साहब हमेशा टीम को यही कहते, गलतियां हमारी शिक्षाएं हैं, हर फेलियर हमें सक्सेस के और करीब ले जाता है। आखिरकार पृथ्वी सफल हुई। यह भारत की धरती पर खड़ा पहला इंडिजिनस मिसाइल था। अगली चुनौती थी अग्नि मिसाइल, एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि प्रोजेक्ट और भी कठिन था, क्योंकि इसमें हीट शील्ड्स, रीएंट्री टेक्नोलॉजी, प्रोपल्शन सिस्टम सब कुछ खुद डिजाइन करना था। टेस्टिंग के दिन जब अग्नि ने आसमान की ओर उड़ान भरी, तो पूरा देश रोमांचित हो गया। उस दिन कलाम साहब ने कहा, दिस इज नॉट जस्ट अ मिसाइल, दिस इज इंडिया सेल्फ रिस्पेक्ट। भारत के इन इंडिजिनस मिसाइल्स ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। डेवलप देशों ने टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कलाम साहब और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। पृथ्वी और अग्नि की सफलता ने कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना दिया, लेकिन उनकी जर्नी यही खत्म नहीं हुई। अब उनका मिशन था विज्ञान और तकनीक को भारत के आम लोगों के जीवन से जोड़ना। चैप्टर 7, टेक्नोलॉजी फॉर द पीपल। हम अक्सर कलाम साहब को मिसाइल मैन और रॉकेट साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं,
लेकिन उनकी असली ग्रेटनेस सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने में नहीं थी, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को आम इंसान की जिंदगी में उतारने में थी। कभी सोचा है कि जो साइंटिस्ट एक डेडिकेटेड टीम देश बदल सकती है? कलाम साहब की सफलता सिर्फ उनके खुद के प्रयासों की नहीं थी, बल्कि उनकी टीम के ट्रस्ट, डेडिकेशन और हार्ड वर्क की भी थी। दोस्तों, कलाम साहब ने हमें यह सिखाया कि सच्चा लीडर वही है जो अपनी टीम के लिए सैक्रिफाइसेस करे, उनकी ग्रोथ में विश्वास रखे और फेलियर को सीख का हिस्सा बनाए। चैप्टर 9, विजन फॉर इंडिया। कलाम साहब हमेशा कहते थे कि वैज्ञानिक बनने का मतलब सिर्फ मशीन्स और रॉकेट्स बनाना नहीं है। सच्चा मकसद है अपने देश और लोगों की जिंदगी बदलना। कलाम अपने ऑफिस में बैठकर अपने नोटबुक्स में स्केचेस बना रहे हैं। कलाम कहते थे, अगर हम टेक्नोलॉजी सिर्फ डिफेंस में इस्तेमाल करेंगे तो हम आधा ही सपना पूरा करेंगे। हमारे सैटेलाइट्स, हमारे मिसाइल्स, हमारी इनोवेशंस का असर लोगों के जीवन में भी होना चाहिए। वो सोचते थे कि भारत को 2020 तक डेवलप नेशन बनाना है। ये सिर्फ देश की आर्थिक ताकत का सपना नहीं था। उनके लिए असली डेवलपमेंट का मतलब था हर बच्चा पढ़ सके, हर किसान को मौसम की जानकारी मिले, हर गांव में बिजली और वाटर सप्लाई सही ढंग से पहुंचे। कलाम साहब यूथ के बारे में भी बहुत पैशनेट थे। वो कहते थे, युवा किसी देश की असली शक्ति है। अगर उनके सपने जागेंगे तो देश की तकदीर बदल जाएगी। वे स्कूल्स और कॉलेजेस जाते स्टूडेंट से सीधे सवाल करते, तुम्हारा सपना क्या है? और बस इतना नहीं, वो उन्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताते कि कैसे वो अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव ला सकते हैं। उनके विजन में केवल टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग, एथिक्स, सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी शामिल था। उनके अनुसार देश तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक उसके युवा जिम्मेदार और विजनरी ना बने। कलाम साहब की फिलॉसफी हमेशा यही रही, सक्सेस अकेले नहीं आती, नॉलेज और इनोवेशन तभी मीनिंगफुल होते हैं जब उनका इस्तेमाल देश और लोगों के लिए किया जाए। विंग्स ऑफ फायर का ये हिस्सा हमें यही सिखाता है कि सपने बड़े रखो, लेकिन उन्हें देश और समाज के लिए लागू करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कलाम साहब ने हमें दिखाया कि विजन और एक्शन अगर साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। चैप्टर 10, कंटेम्पलेशन, गहरे विचार और आत्ममंथन। कलाम साहब की जिंदगी के इस चरण में उनकी सोच और भी गहरी हो चुकी थी। वो अब सिर्फ मिसाइल प्रोजेक्ट्स और स्पेस रिसर्च के साइंटिस्ट नहीं रहे थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति बन गए थे जो हर अचीवमेंट को मानवीय मूल्यों के पैमाने पर तौलते थे। वे कहते थे, सफलता केवल तब मायने रखती है जब उसका असर दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। एक बार जब एक महत्वपूर्ण मिसाइल प्रोजेक्ट सफल हुआ, उनकी टीम उत्साहित थी। एक युवा इंजीनियर ने मजाक में कहा, सर अब तो हम दुनिया के टॉप में आ गए हैं। कलाम ने शांति से जवाब दिया, टॉप पर होना तभी मायने रखता है जब हमारी उपलब्धियां उस बच्चे की मुस्कान में झलके जो पहली बार बिजली की रोशनी में पड़ रहा है, या उस किसान की आंखों में जिसे समय पर मौसम की जानकारी मिली और उसकी फसल बच गई। उनकी सोच केवल तकनीक को आगे बढ़ाने तक सीमित नहीं थी। वे कैरेक्टर बिल्डिंग, एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी को उतना ही महत्व देते थे। कलाम कहते थे, साइंस हमें उड़ने की ताकत देता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है कि कहां और क्यों उड़ना है। उनके लिए असफलता डराने वाली चीज नहीं थी, बल्कि आत्म मंथन का अवसर थी। SLV 3 की असफलता के बाद जब मीडिया और लोग आलोचना कर रहे थे तो उन्होंने अपनी टीम से कहा, हमने गलती की है, लेकिन यही गलती हमें बेहतर बनाएगी। हर चुनौती एक संकेत है कि हमें और मजबूत बनना है। कंटेम्पलेशन का ये चरण दिखाता है कि कलाम साहब का नेतृत्व केवल प्रोजेक्ट्स और डेडलाइंस तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि सच्चे लीडर्स अपनी टीम के साथ साथ पूरे समाज के प्रति जिम्मेदार होते हैं। वे हर काम को बड़े उद्देश्य से जोड़ते थे, चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो या विलेज विकास। उनके जीवन से ये स्पष्ट होता है, असफलताएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें आकार देने के लिए होती है। विज्ञान और तकनीक का असली मूल्य तभी है जब वह आम लोगों की जिंदगी बदल सके। सच्ची लीडरशिप का मतलब केवल लक्ष्य हासिल करना नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और विजन को कायम रखना है।
कॉन्टेम्पलेशन हमें सिखाता है कि हमारे हर बड़े सपने को मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा होना चाहिए। कलाम साहब के लिए ये वही क्षण था जब विज्ञान, आध्यात्मिकता और नेतृत्व एक ही दिशा में बहने लगे। एक ऐसे भारत की ओर जहां विकास का मतलब सिर्फ प्रगति नहीं, बल्कि हर इंसान का उत्थान हो। चैप्टर 11, एपिलॉग, अंतिम संदेश और विजन। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी का सफर यहां आकर समाप्त नहीं होता, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। उनके लिए विंग्स ऑफ फायर कोई ऑटोबायोग्राफी भर नहीं थी। ये एक वादा था, एक वादा कि भारत का हर युवा बड़े सपने देखेगा और उन्हें हकीकत में बदलेगा। कलाम साहब अक्सर कहते थे, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उन्होंने भारत के भविष्य के लिए विज़न 2020 रखा, एक ऐसा भारत जो न केवल तकनीक और अर्थव्यवस्था में मजबूत हो, बल्कि मानवीय मूल्यों, शिक्षा और नैतिकता में भी अग्रणी बने। उनका मानना था कि बदलाव किसी सरकार या बड़ी संस्था से नहीं, बल्कि हर उस इंसान से शुरू होता है जो अपने छोटे छोटे कामों में ईमानदारी और जुनून लाता है। एपिलॉग के इस हिस्से में वे युवाओं से कहते हैं, अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो पहले अपना दिल और सोच बदलें। नॉलेज आपको ताकत देगा, लेकिन कैरेक्टर आपको दिशा देगा। उन्होंने हमें यह सिखाया कि महानता रिसोर्सेज से नहीं, बल्कि माइंडसेट से आती है। हर असफलता एक छुपा हुआ अवसर है। नेतृत्व का असली अर्थ दूसरों को आगे बढ़ाना है। कलाम साहब ने अपनी अंतिम पंक्तियों में आशा जताई थी कि उनकी कहानी केवल उनकी नहीं रहेगी, बल्कि हर उस बच्चे की होगी जो किसी छोटे से गांव में बैठकर बड़े सपनों को दिल में संजोता है। जब आप विंग्स ऑफ फायर की आखिरी लाइन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो आपकी ओर देखकर कह रहे हों, अब ये आग तुम्हारे पंखों में है, उड़ो और भारत को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां हर सपना सच हो सके। इस बुक से हमें 6 लेसन्स मिलते हैं। पावर ऑफ ड्रीम्स, बड़े सपने वही देखते हैं जो परिस्थितियों से हार नहीं मानते। सपना तभी जीवित रहता है जब आप हर दिन उसके लिए मेहनत करें। लर्न फ्रॉम फेलियर्स, हर गलती एक छुपी हुई सीख है। असफलता आपको रोकने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। टीम वर्क एंड लीडरशिप, सच्चा नेता आदेश देने से पहले अपनी टीम के साथ खड़ा होता है। दूसरों की क्षमता को पहचानना और उन्हें प्रेरित करना ही नेतृत्व है। नॉलेज प्लस कैरेक्टर इक्वल टू ट्रू पावर, सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि ईमानदारी और नैतिकता भी जरूरी है। ज्ञान दिशा के बिना खतरा बन सकता है, इसलिए कैरेक्टर आपका कंपास होना चाहिए। विजन फॉर नेशन, सपने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए देखने चाहिए। छोटे गांव से आए एक साधारण लड़के ने दिखाया कि रिसोर्सेज नहीं, दृढ़ संकल्प मायने रखता है। महानता हर उस व्यक्ति में है जो खुद पर विश्वास करता है। दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर हमें याद दिलाती है कि हर दिल में छुपी चिंगारी सही दिशा और मेहनत से आग बन सकती है। ये कहानी सिर्फ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सपनों को उड़ान देना चाहता है और जो मानता है कि असंभव केवल एक शब्द है, हकीकत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नए और अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ती रहो। ड्रीम बिग।